हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीजल अड्डा आरवी। इस वीडियो में आपको हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण जो है इसका कंप्लीट कोर्स इस वीडियो में करना है। तो चलिए, पहला इसका चैप्टर है संज्ञा है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए पहला चैप्टर देखते हैं, संज्ञा। संज्ञा जो है झारखंड सीजीएल में जो भी पूछेगा इसके लिए ये बन रहा है व्याकरण। तो इसका जो है हिंदी ग्रामर में पूछा गया है जो 28 जनवरी को जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें पूछा था पंडित उसमें पूछा गया था पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के भेद 3 था। इसका राइट आंसर था 3, जो कि 28 जनवरी को जो झारखंड से जिला का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये भी याद कर लेना है। तो अभी जो है टोटल संज्ञा कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति से रिलेटेड होना चाहिए। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभिराज, पल्लवी, हिमालय, गंगा, पार्वती, दिल्ली, अमेरिका, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक क्या होता है, तो जाति जो होता है जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति या अथवा वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत, नदी। जैसे मदन है, तो मदन क्या है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मदन क्या, लड़का है, तो लड़का जो हो गया उसका जाति का बोध कराया, तो ये हो गया क्या, जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है ग्रुप होना चाहिए। तो ग्रुप जैसे क्या है, भीड़ है, कुंज है, झुंड है, ये सभी क्या है, समूहवाचक है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है जिसमें दूध, घी, मधु, तेल, आटा, सोना, चांदी, कोयला, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां नंबर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति का गुण, दोष, दशा, भाव, धर्म, अवस्था, स्वभाव और व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, सच्चाई, प्यार, दरिद्र, चढ़ाई, रंग, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए इसका हम सीधा चलते हैं, एक्सरसाइज पे ही चल जाते हैं। इसमें कुछ रखा नहीं है। संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। और पंडित कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। तो ये भी याद रख लेना। चलिए अब चलते हैं सीधा वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। तो क्वेश्चन 1 है क्रिया के अर्थ में संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, तो संज्ञा हमेशा क्रिया के अर्थ में एक वचन में रहती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2। गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय क्या है, जातिवाचक है। इसी में रहता है पछारी गाय, तो वो हो जाता क्या, पछारी गाय क्या होता है, तो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जब एक ही प्रकार के वस्तु एवं व्यक्तियों का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहते हैं, तो विशिष्ट कहते हैं। क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो संज्ञा का प्रकार व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, लेकिन देशवाचक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देशवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो सभा ये समूहवाचक है, कक्षा ये भी समूहवाचक है, भीड़ ये भी समूहवाचक यानी ग्रुप वाला है, लेकिन दौड़ समूहवाचक नहीं। इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, तो दूध जो है द्रव्यवाचक है, खटाई ये द्रव्यवाचक नहीं है, मिठाई और ठंडा ये सब क्या है, द्रव्यवाचक नहीं है, दूध क्या है, द्रव्यवाचक है, लिक्विड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें, तो संज्ञा कौन सा है, तो अनुशासन है, ये इसका राइट आंसर है।
विशेषण, यानी अनुशासन जो है विशेषण और यह संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो सभा जो है यह एक संज्ञा है, हरा, पतला और गहरा ये सभी एडजेक्टिव है, यानी ये सभी क्या विशेषण है, संज्ञा नहीं है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक हुआ था 9, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा निकालें। तो भाववाचक को पहचानना है। तो बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली क्या है? तो व्यक्तिवाचक है। लड़का क्या है? तो जातिवाचक है। मोहन क्या है? तो व्यक्तिवाचक है। ये सभी समझना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहचानना पड़ेगा संज्ञा जातिवाचक है या भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 11, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु क्या है? तो पशु क्या है? तो ये जातिवाचक है, क्योंकि पशु का तो नाम नहीं है, तो इसलिए यह जातिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? तो यह है जातिवाचक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मित्रता क्या है? भाववाचक है। भारत जो क्या है? तो भारत है व्यक्तिवाचक। लड़का है जातिवाचक, और पेड़ भी जातिवाचक है, पेड़ का नाम नहीं है। जैसे पीपल रहता तो हो जाता व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 14, गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब कौन सा है? तो ये जातिवाचक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा क्या है? तो बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, यह जातिवाचक नहीं है। बुढ़ापा क्या है? तो भाववाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक का मतलब फीलिंग, जिससे अनुभव होता है। और क्वेश्चन नंबर 16 है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण? तो यह जातिवाचक। इसी में राम रहता दौड़ता है, तो राम क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक। लड़का है तो भाव, ये हो गया जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा नहीं, तो सुंदर जो है ये भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञाएं हैं? तो ऑप्शन ए है सही, क्योंकि राम, रामचरितमानस और गंगा ये सभी क्या है? तो संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन क्या है? तो नेपोलियन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और समुद्रगुप्त अगर रहता तो होता व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन 20, स्वतंत्रता सबको प्यारी है, तो प्यारी जो है शब्द क्या है? तो यह है भाववाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो रसीला, करवाहट और बुढ़ापा, उन्नति ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो वकील है जातिवाचक संज्ञा। और आम क्या है? तो व्यक्तिवाचक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? तो गंगा जो है संज्ञा है, और यह व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 24, मीठा भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मिठास, मिठास क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 है, सुंदरता शब्द कौन सा संज्ञा थी? यह सुंदरता भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन 26 है, मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मित्रता। क्वेश्चन 27, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो बताइए, तो यह है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए, और भाववाचक संज्ञा जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? तो दो, गुण और दोष दोनों आते हैं। क्वेश्चन 29, बाजार शब्द कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। बाजार क्या है? तो समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन 30, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंदों की कमी नहीं है, तो इस वाक्य में जयचंद संज्ञा किस भेद के अंतर्गत है? तो यह है जयचंद जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया। चलिए अब देखते हैं सर्वनाम। ये चैप्टर का नाम है सर्वनाम। इसका भी देख लेते हैं इसके कितने पार्ट्स हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो ये देखिए, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम।
तो ये 6 भेद है सर्वनाम के, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम को कैसे पहचानेंगे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है वो देखिए हम, आप, मैं, ये, वे इत्यादि क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और इसमें जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष भी होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। चलिए तो इसमें जो है, और निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है जो आप या अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद, ये सभी क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें जो है आप इसमें निजवाचक सर्वनाम को यही स्वयं, स्वतः देख सकते हैं। और अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि पूरा कंप्लीट करना है ग्रामर। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिस सर्वनाम में वक्ता को दूर या समीप की वस्तु, प्राणी, व्यक्ति अथवा घटना का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी निश्चित होना है। जैसे यह, वह, वे, ये, उसमें, इनमें, इससे, उससे इत्यादि, ये सभी क्या है, निश्चयवाचक है, यानी निश्चित है। जैसे यह सर्प, यह सर्प नहीं, रस्सी है, यह सर्प नहीं रस्सी है, वह अच्छी पुस्तक है। तो यहाँ पे यह क्या है, निश्चयवाचक है। वह अच्छी पुस्तक पढ़ता है, तो वह क्या हो गया, निश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक यानी कि निश्चित नहीं है, डिफिनिट नहीं है, तो अनिश्चयवाचक होता है। तो अनिश्चयवाचक क्या होता है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, यानी अनिश्चित होता है, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक। जैसे में है कोई, जहाँ भी कोई लगा हुआ हो तो वो हो गया अनिश्चयवाचक। कोई है या कुछ न कुछ या कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ इत्यादि, किसी, ये सब अगर लगा रहेगा तो समझिए वो क्या है, अनिश्चयवाचक। तो चलिए अब देखते हैं अनिश्चयवाचक, ये हो गया। चलिए अब हो गया, अब इसमें जो है, अब सीधा चलते हैं एक्सरसाइज पे। इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं, मध्यम पुरुष में क्या होता है, तुम, और अन्य पुरुष में क्या होता है, वह। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं होता है, मध्य पुरुष में तुम, अन्य पुरुष में वह, यानी ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। चलिए अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 1 है, संज्ञा के साथ प्रयुक्त, संज्ञा के स्थान पर जो आने वाला शब्द है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये अशुद्ध है। मैं तेरे को दूंगा तो ये गलत है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहता तो ये सही है। मैं आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा था, यहाँ पे सही वाक्य, लेकिन मैं तेरे को एक घड़ी देता हूँ तो ये तो गलत है सेंटेंस। चलिए यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये है उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष अभी बताएं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो बताए हैं, उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, यानी आई वाला जो भी है, आई वाला है वो हो गया उत्तम पुरुष। मध्य पुरुष में यू वाला हो गया, और ही, सी, इट वाला जो होता है ये अन्य पुरुष में होता है। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए तो इसमें देखते हैं, अब इससे पकड़िए कि मुझे मतलब आई होता है, तो आई कौन सा है, तो उत्तम पुरुष है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, अभी बताए थे। और चलिए क्वेश्चन 5 है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यह क्या है, निश्चयवाचक है, निश्चित है। कुछ, कौन, क्या, कुछ जो है ये क्या है, अनिश्चयवाचक है। क्या है, ये प्रश्नवाचक है। कौन क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 7, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह जो है एकदम क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, और यह निश्चयवाचक ही है। क्वेश्चन नंबर 8, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, तो जो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सर्वनाम का अर्थ होता है क्या, सबनाम, यानी उपनाम। सबनाम मतलब उपनाम, सर्वनाम होता है किसी नाम का उपनाम। क्वेश्चन 10,
पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? तो ये सभी होता है। क्या होता है? वक्ता होता है, श्रोता होता है और अन्य होता है। ये सभी होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। क्वेश्चन नंबर 11, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निजवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए। तो निजवाचक यानी स्वयं वाला जो होगा, खुद वाला, वो होगा निजवाचक। जैसे स्वयं, आप, स्वतः, ये सब क्या निजवाचक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 13, किस घटना के निश्चित ज्ञान, किसी घटना के अगर निश्चित ज्ञान किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चय हो घटना तो हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 14, 2 उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध स्थापित करेगा तो हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 15, यह दिव्यता का मकान है, रेखांकित शब्द में यह क्या है? तो यह सर्वनाम कौन सा? तो यह निश्चयवाचक है, क्योंकि यह निश्चित है कि हाँ यही दिव्यता का है, तो इसलिए यह निश्चयवाचक है। क्वेश्चन नंबर 16, पानी में कुछ गिर गया, तो कुछ क्या है? अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, दादाजी किसे बुला रहा है? तो किसे कौन सा सर्वनाम है? तो किसे जो है प्रश्नवाचक है, यहाँ पर पूछ रहा है, क्वेश्चन है किसे। अब क्वेश्चन है 18, जैसा कहा था वैसा ही करना, ये कौन सा सर्वनाम है? तो जैसा कहा था वैसा ही करना, इसमें संबंध है एक दूसरे का, तो इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसने परिश्रम किया डैश ही फल पाया। तो जिसने परिश्रम किया उसी ने फल पाया, इसका राइट आंसर होगा उसी ने। क्वेश्चन नंबर 20, डैश कहा कि हम 5 भाई हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 5 भाई हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है, किसी ने, इसमें जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। किससे, किसमें, किसके, तो ये सब क्या प्रश्नवाचक है, लेकिन किसी में ये प्रश्नवाचक नहीं है, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन ये नहीं है सर्वनाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, पुस्तक को मत ले आओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुस्तक को मत ले आओ, तो यह जो है निश्चयवाचक है, क्योंकि यह निश्चित कर रहा है कि हाँ नहीं लाना है। क्वेश्चन नंबर 23, पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान करें। तो जिनको, ये क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन 24, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का है? तो पुरुषवाचक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान नहीं है। जिनसे क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इससे, उसको, इनमें, इसमें, ये सभी है, लेकिन जिनसे यह निश्चय नहीं है, अनिश्चयवाचक है। क्वेश्चन 26, तुम्हें क्या चाहिए, तो ये क्या क्या है? क्या कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, वहाँ जाकर किसी से मत कहना, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 28, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है ऑप्शन डी होगा, आप भले तो जग भला, आप भला तो जग भला, ये है निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 29, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करें। तो उनकी क्या है? अनिश्चयवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 है, नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य को चुनना। तो उसने कौन सा है? तो अन्य पुरुष है। उसने क्या है? तो ये होता है मैं, क्या है? मैं है, उसके बाद तुम और उसके बाद वह। तो वह क्या है? वह सही बना है उसने, तो ये हो गया थर्ड फॉर्म वाला, तो ये हो गया अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 31, गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, तो यह निजवाचक, स्वयं पर भरोसा रखो। अपने आप मतलब स्वयं पर, तो स्वयं, स्वतः, ये सब क्या है? निजवाचक है। क्वेश्चन नंबर 32, शायद कमरे में कोई छिपा है। तो कोई कौन सा सर्वनाम है? तो कोई तो अनिश्चित वाचक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान करें। तो उसको क्या है? संबंधवाचक है। क्वेश्चन नंबर 34, मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं।
इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम से। तो उन्हें, मोहन राकेश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, अन्य पुरुष से है, क्योंकि मुझे हो गया उत्तम पुरुष, तुम्हें हो गया मध्य पुरुष, तो और हमें भी हो गया उत्तम पुरुष, तो ये हो गया अन्य पुरुष क्या है, उन्हें। क्वेश्चन नंबर 35, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, तो प्रश्नवाचक है। तुम्हें कौन सा कमरा पसंद आया, तो यहाँ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चनवाचक हो गया, प्रश्नवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36 निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक है, तो हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सभी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, कौन सा सर्वनाम नहीं है, तो राम सर्वनाम नहीं है, राम क्या है, संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 38, यह मेरा मकान है, इसमें क्या, तो यह निश्चयवाचक है, क्योंकि निश्चितक यह मेरा ही है। क्वेश्चन नंबर 39, मैं कल पटना जाऊंगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो मैं जो है कल पटना जाऊंगा, तो मैं क्या, सर्वनाम है। क्वेश्चन 40, बाहर कोई रो रहा है, में कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, आप चले जाएं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो आप कौन सा है, तो मध्य पुरुष है, मैं उत्तम पुरुष, आप मध्य पुरुष, और वह जो है अन्य पुरुष है। चलिए नेक्स्ट है 42, यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं क्या है, तो निजवाचक है, स्वयं, स्वतः, खुद, ये सभी क्या है, निजवाचक है। चलिए ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब चलते हैं चैप्टर क्रिया। चैप्टर का नाम है क्रिया यानी वर्ब। तो वर्ब के चैप्टर में देखते हैं क्या है, तो इसमें जो है देखिए, इसमें जो है इम्पोर्टेंट कुछ लगे तो बता देते हैं। चलिए इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। चलिए उसके बाद और ये जो है कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया कितने भेद है, तो 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। और एक है क्वेश्चन कि व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया कितने भेद हैं, व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के 3 भेद हैं, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। चलिए अब देखते हैं, इसमें सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उससे क्लियर हो जाएगा। और ये जो है सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। चलिए प्रथम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो धातु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित क्रिया में से कौन सा क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया है, तो झुठलाना। झुठलाना क्या है, तो अनुकरणात्मक क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, तो ये हाथी सोती है, ये गलत है, हाथी सोता होगा। राम आता है, सही है। घोड़ा दौड़ता है, ये सही है। लड़की जाती है, सही है, लेकिन हाथी सोती है, ये गलत है। चलिए तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है, तो ये जो है आकाश में उड़ना, तो में या पर होगा तो अधिकरण हो जाएगा। तो कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो इसमें ये जो है कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब कर्म इसके संग है, यानी कर्म है, कर्म की प्रधानता हो तो सकर्मक, और अकर्मक यानी कर्म की प्रधानता नहीं हो। तो कर्म की प्रधानता नहीं हो तो ये हो गया अकर्मक, और कर्म की प्रधानता हो तो ये हो गया सकर्मक। तो कर्म क्या होता है, कर्ता ने और कर्म को। तो क्वेश्चन पूछेंगे तो इसमें देखिए, जैसे क्वेश्चन है, मोहन रात में
मोहन रात में देर से सोता है। तो ये जो है से क्या है, देर से सोता है। चलिए नेक्स्ट है इसमें, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। और यहाँ भी देखिए पक्षी आकाश में उड़ता है, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? जैसे गेहूँ पिस रहा है, तो ये क्या है, अकर्मक है, क्योंकि इससे पूछेंगे वाट क्वेश्चन क्या पिसा रहा है, तो गेहूँ। लेकिन यहाँ पर अगर गेहूँ इसका राइट आंसर होगा, इसमें जैसे इससे अकर्मक और सकर्मक पहचानने का तरीका है कि क्वेश्चन पूछिए वाट यानी क्या, और क्या के संग अगर इसका आंसर आ जाएगा तो समझिए वो है सकर्मक क्रिया, और इसका आंसर नहीं आएगा तो वो हो गया अकर्मक क्रिया। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ क्वेश्चन पहले डी देखते हैं, राम पत्र लिखता है, तो लिखता है, क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर मिल गया, पत्र लिखता है, तो ये सही है, सकर्मक है। जैसे मदन गोपाल को हंसा रहा है, तो किसे हंसा रहा है, तो गोपाल को, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट है यानी अकर्मक, ये सकर्मक है, कर्म है। और मैं बालक को जगवाता हूँ, तो मैं तो हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता, और ये हो गया बालक कर्म, तो कर्म हो गया तो सकर्मक हो गया। लेकिन यहाँ गेहूँ पीस रहा है, तो यहाँ गेहूँ तो हो गया सब्जेक्ट, और ये पीस रहा क्या है, ये है वर्ब, सीधा सब्जेक्ट और वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये हो गया अकर्मक, यानी ऑब्जेक्ट मतलब क्या था, कर्म, कर्म नहीं है तो अकर्मक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? यानी ज्योति रोती है, तो ये हो गया अकर्मक, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए अकर्मक है। श्याम भात खाता है, तो श्याम हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता, और भात हो गया कर्म, ऑब्जेक्ट हो गया। अब खाना क्या हो गया, वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो हो गया, तो इसमें जो है भात क्या हो गया, कर्म हो गया, तो ये क्या है, सकर्मक है। और इसमें जो है ये हो गया भात क्या है, सकर्मक हो गया। यहाँ पे मैंने उसे, तो उसे क्या है, सकर्मक हो गया। ज्योति रोती है, तो यहाँ पे कर्म नहीं है इसलिए अकर्मक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सुमित सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद क्या है? सुमित सो रहा है, तो इसमें भी कर्म की प्रधानता नहीं है इसलिए अकर्मक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में पहुँच गया कौन सा क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया है। पहुँच गया, पहुँचना भी एक वर्ब है और गया भी एक वर्ब है, यानी दो वर्ब एक साथ रहे तो हो जाएगा संयुक्त वर्ब, संयुक्त क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जब क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, तो सकर्मक कहते हैं। जब क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं सकर्मक, क्योंकि उसमें कर्म रहता है इसलिए सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में क्रिया कौन सा क्रिया नहीं है, तो छाया जो है ये क्रिया नहीं है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। और लिखवाना, जिस किसी भी शब्द में ना लगा रहे तो हो जाएगा क्रिया, जैसे लिखवाना, चलना, गिरवाना, ये सभी क्या है, क्रिया है, लेकिन छाया क्रिया नहीं, इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सकर्मक क्रिया कौन सा है, तो लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? दो क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया एक साथ रहेगा तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वो सो गया, तो सोना भी आ गया, सोना एक वर्ब है और गया भी एक वर्ब है, इसलिए दो क्रिया एक संग हुआ तो हो गया संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, जो शब्द वाक्य का नाम बताए उसे क्या कहते हैं? जो शब्द काम का नाम बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्वेश्चन नंबर है 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, धातु के कितने भेद है? धातु के 5 भेद हैं। कौन कौन सा है? तो एक नाम धातु है, एक यौगिक धातु है, एक मूल धातु है, एक मिश्र धातु है और एक मिश्र धातु है। उसके बाद अनुकर्मांतगत धातु है। तो ये हो गया 5 धातु है। धातु कितने भेद है? तो 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर कौन सी क्रिया है? तो यह है पूर्वकालिक क्रिया। खाकर सो गया यानी यह है पूर्वकालिक क्रिया, यानी इसमें देखना कि पूर्वकालिक क्रिया कैसे हुआ। तो वह खाना खाकर सो गया, तो खाना खाकर सो गया, तो सोने से पहले वो क्या किया? खाना खाया। तो खाना क्या है? खाना खाकर सो गया। तो खाकर यानी खाना, ये खाकर क्या है?
खाया पहले और सोया बाद में, तो इसलिए खाया क्या हो गया, पूर्वकालिक। खाया क्या हो गया, पूर्वकालिक। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त क्रिया कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। चलिए इससे भी क्वेश्चन आता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे राम पढ़ते पढ़ते सो गया, तो देखिए पढ़ना भी एक वर्ब है, सोना भी एक वर्ब है, लेकिन इसमें जो है सोने से पहले पढ़ा था, यानी पढ़ते पढ़ते सो गया, तो इसमें सोने से पहले पढ़ा था, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। लेकिन इसमें पढ़ते पढ़ते सो गया, और इसमें जो है पढ़ने का पूरा काम कंप्लीट भी नहीं हुआ, इसलिए यहाँ असमापिका क्रिया कहलाएगा। लेकिन खाना खाकर सो गया, तो खाना खाना जो है वो खाना खाकर सोया था, क्योंकि आधा खाना तो खाया नहीं था, तो इसलिए हो जाता वो समापिक क्रिया, और ये में हो जाएगा असमापिका क्रिया। चलिए उसी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मैं पत्र लिखूंगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो समापिका क्रिया है, क्योंकि यहाँ पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? जैसे चढ़ प्लस आ, चढ़ो। चलिए इसमें जो है चढ़ प्लस ओ चढ़ो, पढ़ प्लस ओ पढ़ो, ये सभी जो है इसे कहते हैं कृदंत क्रिया। क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है क्रिया उसे कहते हैं कृदंत क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता है? तो रंजक क्रिया जो है उसका अपना अर्थ नहीं होता है। जैसे राम ने रामू को हिंदी पढ़ा दिया, तो इसमें रंजक क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, धातु के बाद वाह प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाए तो कौन सा क्रिया बन जाएगा? तो द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगा। धातु के बाद अगर वाह जोड़ दें तो वो कौन सा क्रिया बनेगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे लिखवाना, पढ़वाना, हंसवाना, ये सभी क्या है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22, धातु के बाद आ प्रत्यय जोड़कर कौन सा क्रिया बनता है? तो ये बनता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो जैसे खिलाना, पिलाना, सुलाना, धुलाना, ये सभी क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, और वाह लगा दिया जाए तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है, आयशु रोते रोते सो गई। आयशु रोते रोते सो गई, तो इसमें कौन सा क्रिया है? तो असमापिक क्रिया है, क्योंकि रोने का काम खत्म नहीं हुआ था, रोते रोते सो गए, इसका मतलब असमापिक क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वृत्ति क्रिया किसे कहते हैं? तो भाव सूचक क्रिया को वृत्ति क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कृदंत क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कृदंत क्रिया के 4 भेद हैं। क्वेश्चन 26, मूल धातु में कर लगाकर जो शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं जब कर लगाकर, जैसे पढ़कर, बैठकर, सोकर, उठकर, ये सभी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 27, भाव सूचक क्रिया के अर्थ के अनुसार क्रिया को कितने भाग में बांटा गया है? तो भाव सूचक क्रिया में 5 प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 28, किताब रखकर चले जाओ, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आज्ञा सूचक है, क्योंकि यहाँ आज्ञा दे रहा है कि किताब रखकर चले जाओ, तो ये हो गया आज्ञा सूचक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 29, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। कार्य के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 30 है, सकर्मक क्रिया को कितने भेद हैं? तो सकर्मक क्रिया के 3 भेद हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, काम का नाम बताने वाले क्रिया को क्या कहते हैं? तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्रिया के रूप परिवर्तन होते हैं किसमें? तो सभी में। जैसे क्रिया का रूप परिवर्तन लिंग में होता है, वचन में होता है, और पुरुष के अनुसार भी होता है क्रिया का लिंग परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 33, क्रिया मूल किसे कहते हैं? तो क्रिया का मूल जो होता है वो धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? तो ना लगाकर हम मूल क्रिया बनाते हैं, धातु क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर, जैसे खेलना या मूल क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 35, मूल धातु का प्रयोग अज्ञार्थक रूप में किसके साथ किया जाता है? तो तुम। क्वेश्चन नंबर 36, मूल धातु होता है क्या? तो स्वतंत्र होता है। मूल धातु क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 37, नाम धातु में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो नाम धातु में आ प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे हथियाना, लतियाना, जुतियाना, बतियाना, ये सभी क्या है? नाम धातु है। क्वेश्चन नंबर 38, संज्ञा और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनते हैं उसे क्या कहते हैं? नाम धातु। क्वेश्चन नंबर 39, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जब 2 अलग अलग धातु आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सम्मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न
विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो तड़पना क्या है? सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 41, ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनता है उसे क्या कहते हैं? तो ये बनते हैं अनुकरणात्मक धातु। क्वेश्चन नंबर 42 है, द्विकर्मक क्रिया में डैश रिक्त स्थान भरे होते हैं। तो प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है, द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं 43, जहाँ क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 44, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य क्या है? तो सतीश ने केला खरीदा। तो क्या खरीदा? तो केला। तो इसमें क्या का आंसर मिल गया? तो इसलिए हो गया सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 45, अकर्मक क्रिया कितने भेद हैं? तो अकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 47, जहाँ कर्ता स्वयं न काम करके दूसरे को करने की प्रेरणा देता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 48 है, बच्चे खेलते खेलते थक गया। इस वाक्य में खेलते खेलते क्या है? तो असमापिक क्रिया, क्योंकि खेलना समाप्त नहीं हुआ था इसलिए असमापिक क्रिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, यौगिक धातु क्या है? तो दौड़ना क्या है? यौगिक धातु है। क्वेश्चन नंबर 50, यौगिक क्रिया क्या है? तो चल देना। चल देना क्या है? यौगिक क्रिया। चलना भी और देना भी, ये दोनों वर्ब है इसलिए यौगिक क्रिया हो गया। और क्वेश्चन नंबर 51 है, घोड़ा दौड़ रहा था। इस वाक्य में क्रिया कौन सा? तो दौड़ना जो है यह क्या क्रिया है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 52, सकर्मक क्रिया जो होता है, तड़पना क्या है? सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 53, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, यह संयुक्त क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 54, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रिया के अर्थक वाक्य कौन सा है? तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये है अकर्मक क्रिया क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, जिस मूल शब्द से में विकार होने की क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो यौगिक धातु कहते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट भी नोट्स लिखे हुए हैं, इसको भी देखिए। जैसे अलंकार जो होता है, तो अलंकार जैसे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार, तो कैसे पहचानेंगे? तो तुम्हारा मुख चांद सा है, सा से सी, सदृश्य समान, सरिस सलिल, जैसे के समान, ये सब अगर रहे तो समझ जाएंगे कि वो कौन सा उपमा अलंकार है। उपमा दे रहा, जैसे तुम्हारा मुख चांद सा है, यहाँ सा लग गया, तो जहाँ भी सा देखेंगे, सी देखेंगे, से देखेंगे, सदृश्य देखेंगे, समान देखेंगे, सरिस देखेंगे, सलील हो या जैसे हो या के समान हो, ये सब रहेगा तो समझ जाएंगे वो क्या है? उपमा अलंकार है। चलिए और देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, तुम्हारा मुख मानो चांद है। तो यहाँ मानो या कल्पना यहाँ कर रहा है मानो, तो यहाँ पर क्या है? ये उत्प्रेक्षा है। जैसे मानो, जानो, ज्यों, जनू, ये सभी क्या है? उत्प्रेक्षा है। और रूपक अलंकार में क्या होता है? तुम्हारा मुख चांद है, तो उपमा एवं उपमेय निषेध रहित होता है। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमा एवं उपमेय दोनों क्या होता है? निषेध रहित, यानी उसमें रहता ही नहीं है। जैसे मानो कल्पना करना या चांद सा यानी तुलना करना, ये सभी नहीं रहेगा, ये दोनों नहीं रहेगा। तुलना करना, समानता करना या कल्पना करना, ये सब नहीं रहता, सीधा डायरेक्ट रहेगा तुम्हारा मुख चांद है। तो इसमें उपमा एवं उपमेय निषेध रहित रहता है, उसे क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। ये क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड सीजीएल, जो कि 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसमें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, अब जो है ये चैप्टर है विशेषण, अब इसका भी देख लेते हैं, सीधा ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, अगर कुछ इसमें पढ़ने वाला हो तो देख लेंगे, नहीं तो सीधा ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। चलिए इसमें जो है, इसमें ये देख लेते हैं कि ये जो है विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कितनी हैं? तो 3 हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये जो है विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कितनी हैं? 3 हैं। और अब देखते हैं और क्या है, कुछ खास हो तो देखेंगे, नहीं तो सीधा डायरेक्ट चलेंगे, ऑब्जेक्टिव पर ही चलते हैं। चलिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, सीधा ऑब्जेक्टिव पे ही चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। संज्ञा एवं
सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण जब भी आएगा तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषताएं बताएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विशेषण कितने प्रकार के होते थे? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो थोड़ा क्या है? ये विशेषण है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो सच्चा क्या है? विशेषण है। अब विशेषण कैसे पहचानेंगे? तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है या पहले आएगा। जैसे यहाँ लगाते हैं लड़का है, यहाँ पर सच्चा है तो मान लेते हैं क्या है? संज्ञा या सर्वनाम। सर्वनाम में मान लेते हैं लड़का, तो लड़का है तो इसके पहले लगा देते हैं, लड़का से पहले लगाते हैं सच्चा, सच्चा लड़का, तो ये सही है। लेकिन यहाँ शीतल लड़का तो नहीं होगा, नम्रता लड़का नहीं होगा, मिठास लड़का नहीं होगा। ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे मीठा लड़का हो सकता है, नम्र लड़का हो सकता है, शीतल हवा होता है, लेकिन शीतलता नहीं होगा, नम्रता या मिठास ये सब नहीं होगा, यानी सच्चा ये सही है। तो इस तरह से संज्ञा सर्वनाम के पहले या बाद में लगा के आप देख सकते हैं कि ये शूट करता है या नहीं। अगर शूट किया तो समझिए वो क्या है? सर्वनाम है। जैसे अब क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ शब्द विशेषण उसका भेद छांटिए। तो ये जो है गुणवाचक है, अनिश्चयवाचक, परिणामवाचक और सर्वनामिक वाचक है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य, तो आलस्य का क्या होगा? अब देखिए इसमें बैठाते हैं। अब देखिए अब लड़का ले लेते हैं एक, और ये हो गया सर्वनाम, इस पर बैठाते हैं। आलस लड़का, पहला देखते हैं आलस लड़का, तो ये गलत हो गया। अलस लड़का, तो ये भी गलत हो गया। आलसीपन लड़का, तो ये भी गलत हो गया। आलसी लड़का, तो ये सही लगता है, तो इसलिए यहाँ राइट होगा आलसी लड़का। यानी अगर विशेषण पहचानना हो तो उसके पहले या बाद में संज्ञा या सर्वनाम रख के देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। जैसे राम आलसी है तो आलसी हो सकता है, लेकिन राम आलस है तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आप लगा के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुण जो है, गुण रंग, आकार, दशा, अवस्था और रूप को डिनोट करता है। तो ये जो है गुणवाचक, नया जो है क्या है? गुण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो निपट विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मानव शब्द से विशेषण बनाइए। मानवीय, वही प्रकार है कि अब लड़का ले लीजिए एक, लड़का, इस पर बैठा के देखिए, मनुष्य लड़का नहीं बैठेगा, मानवीकरण लड़का नहीं होगा, मानवता लड़का नहीं होगा, मानवीय लड़का, तो ये सही लगता है, तो इसका राइट आंसर मानवीय होगा। क्वेश्चन 10, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो उत्कृष्ट। तो अब देख लेते हैं इसमें भी बैठा के विशेषण, जैसे किताब है, एक बुक ले लेते हैं किताब, तो अब देखते हैं अपकर्ष किताब, तो गलत है। अवकर्ष किताब, उत्कीर्ण किताब और उत्कृष्ट किताब, ये सही लगता है, तो उत्कृष्ट ही इसका विशेषण सही है उत्कर्ष का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आदर शब्द से विशेषण बनाइए। तो आदर का आदरणीय होगा। इसमें भी वही सर्वनाम लेकर देख लेते हैं। आदरणीय लड़का हो सकता है, लेकिन आदरकारी लड़का, आदरकारी लड़का, आदरपूर्वक लड़का, ये सब तो होगा नहीं। आदरणीय जैसे प्रधानाध्यापक भी होता है, तो ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, संस्कृति का विशेषण क्या होगा? तो सांस्कृतिक होगा। क्वेश्चन 13 है, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पार्श्विक होगा। चलिए अब एग्ज़ाम का बस 3-4 दिन बचा हुआ, तो जल्दी बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो फुफेरा क्या है? विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा कौन सा नहीं है? तो बैरी। प्रिय मतलब होता है प्रिय, तो इसमें जो है निगेटिव शो कर रहा है, बैरी क्या है? निगेटिव शो कर रहा है, तो ये होगा नहीं। प्रिय विषय हो सकता है, प्रिय कवि होगा, प्रिय मित्र होगा, लेकिन प्रिय बैरी नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो यह स्थान बहुत अच्छा है। तो यह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा शब्द का विशेषण हुआ है, विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, गुणवाचक, परिणाम बोधक और सर्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी उदाहरण कौन से? तो विशेषण के हैं।
गुणवाचक विशेषण ही है, परिणाम बोधक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक भी विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेरा कुत्ता काला है। तो काला क्या है? तो ये भी एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आराध्या बहुत तेज लड़की है। तो इसमें जो है बहुत क्या है? तो बहुत जो है प्रविशेषण यानी विशेषण जो है, तेज क्या विशेषण है, उससे पहले जो लग गया विशेषण बहुत, तो ये हो गया प्रविशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, लंबी कुर्सी उठा लाओ। तो लंबी क्या है? तो यहाँ पे गुणवाचक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, हल्का लाल फल तोड़ कर लाओ। तो इसमें हल्का लाल, लाल हो गया विशेषण, उससे पहले एक विशेषण लग गया तो हो गया प्रविशेषण। विशेषण से पहले जो विशेषण लगता है उसे कहते हैं प्रविशेषण। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन लड़का आया है। इसमें सर्वनामिक विशेषण है। कौन क्या है? सर्वनामिक विशेषण। कौन है, कुछ है, ये सब क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, दाल में थोड़ा नमक डाल दो। इसमें जो है थोड़ा कौन सा है? तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में विशेषण कौन सा है? तो आकर्षक क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है विशेषण। चलिए आकर्षक क्या है? तो विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुझे 50 रुपये दीजिए। तो 50 क्या है? यहाँ पर संख्या शो कर रहा है इसलिए संख्यावाचक विशेषण हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, गहरी हरी पैंट मत पहनो। तो हरा क्या हो गया? विशेषण हो गया, इससे पहले भी विशेषण लगा हुआ गहरी, तो ये हो गया प्रविशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वह बहुत तेज बालक है। तो तेज तो यहाँ विशेषण है, उससे पहले भी लगा हुआ बहुत, तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण, यानी विशेषण से भी पहले विशेषण लगा तो हो गया प्रविशेषण। क्वेश्चन 28, सभा में 20 लोग थे। तो यहाँ पे अनिश्चित 20 लोग थे। सभा में कितने लोग थे? तो 20 लोग थे। तो 20 जो है अनिश्चय विशेषण है। यहाँ पे 20 रहता तो सही था, लेकिन 20 लोग थे यानी कि कोई निश्चित नहीं है, तो इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। क्वेश्चन 29 है, गहरी लाल साड़ी पहनो। तो इसमें लाल से पहले यानी विशेषण से पहले विशेषण है, तो ये प्रविशेषण हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो इसमें आधा लीटर क्या? परिणामवाचक है। क्वेश्चन 31, शिव का विशेषण क्या होगा? तो सैब हो जाएगा। क्वेश्चन 32, दिव्यता बहुत तेज लड़की है। तो इसमें जो प्रविशेषण हो गया बहुत क्या है? तो ये प्रविशेषण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण को बोध करता है? तो परिश्रमी जो है ये गुणवाचक है। परिश्रम क्या है? एक गुण है। तो चलिए ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अब चलते हैं कारक पर। चैप्टर है कारक। तो कारक में जो है, कारक में जो होता है ये देख लेते हैं। कारक की विभक्तियाँ, यानी कारक का नाम है, कारक की विभक्तियाँ हैं और कारक के व्यक्त संबंध जो है सो। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पाँचवा आपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण और 9वां जो है, ये 8वां जो है संबंध बोधक कारक है। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। तो पहला कर्ता, ने, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, और जिसके लिए करता यानी को हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से किसी भी चीज़ से सेपरेट या अलग होने में जो आपादान का प्रयोग होता है, और संबंध काके की का प्रयोग होता है संबंध। और अधिकरण में क्या होता है? में या पर, किसी पर अधिकार जैसे होता है तो उसी को कहते हैं संबंध। जैसे में या पर, स्कूल में टीचर पढ़ा रहा, तो में क्या हो गया? अधिकरण हो गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है संबोधन कारक। तो संबोधन, हे, अहो, अरे, आई, अरी, अजी, अहो, ओ, री, ये सभी क्या है? संबोधन है। तो सीधा चलते हैं डायरेक्ट इसके ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं और उसमें देखेंगे कि क्या है। चलिए ये हो गया ऑब्जेक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उसमें कारक को सही भेद बताइए। तो हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो यहाँ हे जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे हो गया संबोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वाक्य में आपादान कारक है? तो आपादान कारक क्या? हिमालय से गंगा निकलती है।
से जो है किसी भी चीज़ से सेपरेट होना, सेपरेट के लिए जो है आपादान कारक लगता है। तो यहाँ हो गया से अलग होना, यानी हिमालय से गंगा अलग हो रहा है, तो यहाँ आपादान कारक हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 प्रकार है, तो ये 8 हो गया इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए जो है संप्रदान कारक में के लिए का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो से अलग हो रहा है, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, यानी वृक्ष यहाँ है और पत्ता जो है गिर रहा है नीचे में, तो दोनों का अलग हो रहा है, तो यहाँ हो गया आपादान कारक। वृक्ष से पत्ता गिरता, तो यहाँ से क्या आपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वृक्ष पर पक्षी बैठा है, तो में या पर जहाँ लगेगा तो में पर क्या है? तो अधिकरण है, अधिकार करके वहाँ बैठा हुआ तो अधिकरण हो गया, में या पर रहेगा तो अधिकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो आपादान कारक है से, क्योंकि यहाँ पर जो है घर से बाहर गया, घर यहाँ पर है और गया बाहर यहाँ पर, तो यहाँ दोनों का बीच में विचरण हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? घर से बाहर गया यानी आपादान कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक का? तो अधिकरण, यानी चारपाई पर बैठा था, यहाँ पर क्या है? में या पर होगा, अधिकार करके बैठा तो यह अधिकरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, राम पेंसिल से लिखता है, से यानी से या के द्वारा अगर हो गया तो होता करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मैं मोहन को पत्र लिखता हूँ, तो को क्या हो गया? कर्म हो गया, तो यहाँ कर्म कारक। क्वेश्चन 11, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो इसमें से क्या हो गया? तो पेड़ वहाँ है, पत्ता नीचे गिर रहा है, तो यहाँ अलग हो रहा है, इसलिए आपादान कारक, अ से अलग और अ से आपादान कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, रितेश ने खाना खाया, तो ने क्या है? कर्ता, यहाँ क्योंकि ये सब्जेक्ट है रितेश, तो यहाँ पे कर्ता हो गया, तो ये सिंपल है। क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं, भिखारी को वस्त्र दो, तो यहाँ को क्या हो गया? यहाँ पर कर्म कारक ही है, क्योंकि भिखारी को दे रहा है वस्त्र, तो यहाँ को क्या हो गया? कर्ता ने कर्म को कर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पैसे संदूक में रखो, तो में या पर जहाँ पर आएगा तो हो जाएगा अधिकार कर रहा है, तो अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 15, श्याम का भाई चला गया, तो यहाँ ताके की जो होगा संबंधवाचक होगा, संबंध कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है अब हो गया 16, क्वेश्चन नंबर 16, मैं माताजी के लिए साड़ी लाया हूँ, तो ये क्या हो गया? संप्रदान कारक के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, मैं रवि को पुस्तक दूंगा, तो रवि को यानी कर्म हो गया यहाँ पर रवि, तो को क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, टेबल पर पुस्तक है, में या पर जहाँ लगाएगा तो हो जाएगा अधिकरण, तो ये हो जाएगा राइट आंसर सी, अधिकरण कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, मैं दिव्यता को पत्र लिखता हूँ, तो दिव्यता क्या है? मैं हो गया सब्जेक्ट और दिव्यता हो गया कर्म, तो कर्म हो गया तो कर्ता ने, तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है कि मैं दिव्यता को पत्र लिखता हूँ, तो मैं क्या है? तो कर्ता है, अगर यहाँ दिव्यता रहता तो कर्म हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, तेजस्विनी ने बच्चे को मिठाई दिया, तो बच्चे को यहाँ पर बच्चे को क्या है? को जो है कर्म कारक है, कर्ता ने और कर्म को, बच्चा को यानी कि कर्म कारक है। क्वेश्चन 21, आराध्या ने रोटी खाई, तो ये तो आराध्या क्या है? सब्जेक्ट है, इसलिए कर्ता हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, सोहन रोटी खाता है, तो सोहन क्या? कर्म, रोटी क्या है? तो कर्म कारक है, तो किसको खा रहा है? तो रोटी को, तो इसलिए होगा कर्म। क्वेश्चन है 23, राम ने रावण को मारा, रावण को वान से मारा, तो बाण से मारा, तो से या के द्वारा यानी करण कारक हो गया, से या के द्वारा क्या होता है? करण कारक होता है। हे भगवान, यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सक्लामेटरी मार्क है, तो इसलिए एक्सक्लामेशन यानी संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मोहन रमेश को पुस्तक देता है, तो ये क्या है? रमेश को, ये क्या? संप्रदान कारक है। क्वेश्चन 26, वह कलम से लिखता है, से या के द्वारा यानी करण कारक हो जाएगा। क्वेश्चन जो है 27 है कि हे प्रभु मेरे देश की सहायता करो, यहाँ भी हे प्रभु क्या? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसलिए संबोधन कारक हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, मेरी माँ से चला नहीं जा रहा है, तो से या के द्वारा होगा, तो से जो होगा मेरी माँ यहाँ पर क्या? करता है,
तो कर्ता हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। माय मदर क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 29, राम पर बहुत कर्ज है, तो राम पर, तो ये राम क्या है, सब्जेक्ट ही है, इसलिए कर्ता हो गया। चलिए 29 हो गया। अब 30 क्वेश्चन देखते हैं। गीता को तेज बुखार है, तो यहाँ पे गीता क्या है, कर्ता कारक है। क्वेश्चन 31, बच्चे ने आम नहीं खाया, तो आम क्या है, कर्म कारक है। क्वेश्चन 32, दादी बच्चों को बुला रही है, तो बुलाने का काम किसका हो रहा है, तो बच्चा को हो रहा था, इसलिए बच्चा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। किसको बुला रहा है, तो बच्चे को। चलिए क्वेश्चन 33, वह बाजार करने गई, तो बाजार कौन सा, तो संप्रदान कारक है। क्वेश्चन 34, लोग सांपों से बहुत डरते हैं, तो से या के द्वारा यानी अपादान कारक, सांपों से डरना यानी अपादान कारक। क्वेश्चन 35 है, सोहन के बाद मोहन प्रधानाध्यापक बनेगा, तो मोहन के बाद यानी यहाँ पर भी क्या हो रहा है, के बाद यानी कोई अधिकार ग्रहण करेगा, इसलिए अधिकरण हो गया। क्वेश्चन 36, गरीबों को वस्त्र दो, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो कर्म कारक, गरीबों को क्या है, कर्म कारक है, कर्ता ने और कर्म को, तो गरीबों को हो जाएगा, तो कर्म कारक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 37, इनमें से अपादान कारक की विभक्तियाँ क्या है, तो से है अपादान कारक। से या के द्वारा जो होता है, से अलग होने के संबंध में जो होता है, ये अपादान कारक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, से यानी जयपुर से दिल्ली यानी दोनों में सेपरेशन हो रहा है, अलगाव हो रहा है, इसलिए अपादान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन 39, पीयूष राम को पीट रहा है, तो इसमें कौन सा कारक है, तो किसको पीट रहा है, तो राम को, तो पीयूष क्या हो गया, कर्ता हो गया। अगर राम रहता तो यहाँ पे कर्म हो जाता, तो पीयूष का अंडरलाइन क्या है, इसलिए यहाँ कर्ता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, बस 10:30 पर आई, तो 30 मिनट पर कौन सा है, यहाँ पर अधिकरण है, में या पर क्या है, अधिकरण है। क्वेश्चन 41, पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसमें पूजा कौन सा है, तो पूजा जो है कर्ता कारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध क्या है, तो हमारा क्या है, उत्तम पुरुष और बहुवचन है। क्वेश्चन 43, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, तो उसका सारा जीवन जो है मनुष्य सेवा में बीत गया, तो ये संबंध बोधक है। चलिए ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अब चलते हैं समास। चैप्टर का नाम है समास, तो समास के बारे में भी पढ़ लेते हैं। और ये जो समास है, देखिए ये समास जो है, समास के भेद, समास के मूलतः 4 भेद होते हैं, लेकिन अंतिम तौर पर समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है क्रमधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो इसी को पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आगे ऑब्जेक्टिव बनाने में आसानी हो। पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। तो इसमें जो होता है, इस समास में समस्त पद प्रथम पद अव्यय हो। अव्ययी भाव का मतलब क्या होता है, प्रथम पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो, किंतु प्रथम पद अव्यय की ही प्रधानता रहती है, समस्त पद पर क्रिया विशेषण का अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे प्रतिदिन, तो दिन पर दिन क्या होता है, प्रतिदिन, ये क्या हो गया, यहाँ दिन जो है क्या है, तो ये हो गया प्रधान वाक्य हो गया दिन, और प्रति यहाँ पर क्या लगा, अव्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार तो ये हो जाएगा क्या, अव्ययी भाव समास। बारंबार, प्रत्यक्ष, यथार्थ, यथाशीघ्र, प्रत्येक, यथारुचि, ये सभी क्या है, अव्ययी भाव समास है। चलिए दिन भर, दिनों दिन, ये सभी क्या है, अव्ययी भाव समास है। दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। इसमें क्या है, तत्पुरुष समास में देखते हैं, देखिए तत्पुरुष समास जो है इसमें है जिसका समस्त सामसिक पद का उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान हो। उसमें था प्रथम पद और इसमें अंतिम पद प्रधान हो, से तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तत्पुरुष समास क्या है, तो राजकुमार जो है, राजा का कुमार, राजकुमार। धर्मरथ, धर्म का रथ। रचनाकार, रचना को करने वाला, ये सभी क्या है, तत्पुरुष समास है। चलिए अगला देखते हैं कर्मधारय समास। तीसरा नंबर क्या है, कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमा और उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे
कमल नयन, कमल के समान नयन। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। चरण कमल यानी कमल के समान चरण। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। महापुरुष, महान है जो पुरुष। लाल मणि, लाल है जो मणि। मृग नयन, मृग है मृग के समान नयन। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। महादेव, महान है जो देव। ये सभी क्या है, कर्मधारय समास है। चलिए अब चौथा समास देखते हैं, और वो क्या है, ये देखिए अब है ये चौथा समास, द्विगु समास। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह है द्विगु समास। द्विगु समास कर्मधारय समास का एक भेद है, और स्वयं कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का होता है। तो द्विगु समास जो होता है इसमें कोई भी संख्या का बोध होता है। जैसे देखिए ये सभी एग्जाम्पल में कि चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में, तो यहाँ 4 जो है यहाँ संख्या शो कर रहा है। त्रिभुज यहाँ पे 3 शो कर रहा है। अठन्नी यहाँ पे 8 शो कर रहा है। यानी कि प्रथम में जो है शुरू में कुछ संख्या आना चाहिए। जैसे पंचवटी, 5 वटी, त्रियोगी, पंचपात्र, ये सब क्या संख्या, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ जहाँ पे भी संख्या देखेंगे द्विगु समास लगा देंगे। चौबोला, अष्टाध्यायचारी, चतुष्पदी, चतुष्पदी, पंचपात्र, सतसही, ये सभी क्या है, द्विगु समास है। और चलते हैं अब द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब होता है, द्वंद्व से ऐसा लगता है कि झगड़ा हो रहा है। तो द्वंद्व मतलब क्या होता है, 2 संख्याओं के बीच में डैश होना चाहिए, ये लगाना चाहिए, या दोनों को बीच को जब तोड़ेंगे 2 शब्दों को तो उसमें और, तथा, अथवा या लगा होना चाहिए। ये सेट जब कर जाएगा तो समझ जाए कि वो द्वंद्व समास है। एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए पाप पुण्य, पाप पुण्य में और लगा देते, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, पाप अथवा पुण्य, ये सभी लगाते हैं तो ये बन जाता है। इसलिए ये पाप पुण्य क्या है, द्वंद्व समास है। अपना पराया, अपना और पराया, अपना या पराया, अपना, ये सभी लगा के देख सकते हैं। सीताराम, सीता और राम। नर नारी, नर और नारी। लोटा डोरी, लोटा और डोरी। सत्यासत्य, सत्य और सत्य, सत्य और असत्य। धर्मो धर्म या धर्म और अधर्म। अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। सुख दुख, सुख और दुख, ये सभी क्या है। चलिए ये द्वंद्व समास है। जैसे भाई बहन, ये सभी क्या है, भाई बहन, दूध रोटी, 43, राम कृष्ण, लोटा डोरी, नमक, नमक मिर्च, देव दानव, सेठ साहूकार, हाथ पाव, धोना रोना धोना, बाल बच्चे, यश अपयश, थोड़ा बहुत, भूखा प्यासा, नदी नाले, आगे पीछे, खरा खोटा, छल कपट, ये सभी क्या है, द्वंद्व समास है। क्योंकि इसके बीच में हम या, अथवा और ये सब लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला है 6 बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास का अर्थ होता है बहुत धनों वाला यानी संपन्न। तो बहुब्रीहि समास में जैसे दशानन, यानी इसका जो है परिभाषा है कि जिस समास का समस्त पद मिलकर किसी तीसरे पद के और संकेत करता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, तो दशानन में क्या है, दशानन का जो है 10 है आनंद जिसके यानी रावण, ये हो गया बहुब्रीहि समास। महावीर, महान वीर है जो वह, तो हनुमान है, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। लंबोदर, उसी तरह से लंबोदर जो है लंबा है उधर जिसका, वो गणेश है, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसका यानी विष्णु। चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसके यानी विष्णु। पंकज, पंख में है जन्म जिसका यानी कमल। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका यानी कृष्ण। प्रफुल्ल कमल, यानी प्रफुल्ल है कमल जिसके यानी सरोवर। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके यानी शिव। अनंत, नहीं है अंत जिसका यानी ईश्वर। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका यानी शिव। ये सभी क्या है, बहुब्रीहि समास है। चलिए ये देखते हैं। चक्रधर, यानी चक्र जो धारण करता है वो है विष्णु। जलज, यानी जल में जो उत्पन्न होता है उसे कमल कहते हैं। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके यानी शंकर। 10 मुख, 10 है मुख जिसके यानी रावण। तो ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। चलिए अब देखते हैं, सीधा ऑब्जेक्टिव पर चले आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास है। तो गंगाजल क्या है, अव्ययी भाव समास है। गंगाजल क्या है, तो अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास कौन होता है, जिसका जो है प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो बहुब्रीहि समास में जो दोनों पद अप्रधान होता है, क्योंकि दोनों पद मिलके एक पद बनता है, तो वो होता है बहुब्रीहि समास। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किस समास के दोनों पदों का समानाधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है। तो वो हो गया तत्पुरुष समास। क्वेश्चन 4,
किस समास में तत्पुरुष समास नहीं है? तो बेरोजगार जो है ये तत्पुरुष समास नहीं है। दीवार घड़ी तत्पुरुष है, परलोक गमन भी तत्पुरुष है, मनचाहा भी तत्पुरुष है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो कर्मधारय। विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 6 है किसमें सही समसामयिक सामासिक पद है? तो दिवारात्रि जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो भाई बहन जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। ये क्या हो जाएगा? भाई और बहन, ये क्या होगा? तो द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों के बीच में और या अथवा लगा सकते हैं, तो द्वंद्व समास हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 समास शब्द का अर्थ क्या है? तो संक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में आता है? तो पाप पुण्य द्वंद्व समास है, क्योंकि पाप दोनों के बीच में और या अथवा ये सब लगा के देख लेते हैं, अगर सेट कर गया तो समझिए वो द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, पाप अथवा पुण्य, ये सभी सेट हो रहा है, इसका मतलब ये द्वंद्व समास है। क्वेश्चन 10 कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु मतलब क्या होता है? संज्ञा डिनोट करेगा तो वही हो गया, सॉरी कोई नंबर डिनोट करेगा तो हो जाएगा द्विगु समास। जैसे त्रिलोचन, ये हो गया क्या? द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, इस शब्द का क्या कौन सा है? तो यह सप्ताह। सप्ताह जो है द्विगु समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित पदों में द्वंद्व समास कौन सा है? तो सत सही, सत और सही क्या है? द्वंद्व समास नहीं है। चाचा और चाची ये द्वंद्व समास है। भाई और बहन, कॉपी और पेंसिल ये सभी द्वंद्व समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो पंचानन, ये क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो त्रिभुवन क्या द्विगु समास है। क्वेश्चन 16 निम्नलिखित किस पद में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो त्रिभुवन जो है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? रुपये पैसा जो है द्वंद्व समास है, क्योंकि रुपये और पैसा ये द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन 18 किस शब्द में कर्मधारय समास है? तो नीलोत्पलक, नीलोत्पलन क्या है? कर्मधारय समास है। क्वेश्चन 19 महादेव शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। महादेव शब्द में बहुब्रीहि समास का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो प्रतिदिन, यानी सेकेंड पद क्या प्रधान होगा? तो ये हो गया अव्ययी भाव समास, और पहला पद क्या होगा? अव्यय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह बताइए। तो शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है देश प्रेम शब्द किस समास का उदाहरण? तो तत्पुरुष समास का। क्वेश्चन 23 जितेंद्रियां शब्द में किस समास का उदाहरण? तो बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन 24 अनायास किस समास का उदाहरण? तो अव्ययी भाव का। क्वेश्चन नंबर है अब 25। क्वेश्चन 25 है प्रतिदिन किस शब्द का उदाहरण है? तो कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। दिन से पहले अव्यय लगा हुआ है प्रति, तो ये हो गया अव्ययी भाव। क्वेश्चन 26 गौशाला कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 27 परमेश्वर कौन सा? तो कर्मधारय समास है। परमेश्वर जो है कर्मधारय समास है। क्वेश्चन 28 धक्का मुक्की ये द्वंद्व समास है। धक्का और मुक्की ये हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए क्वेश्चन नंबर है 29 निशाचर कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 30 गगनचुंबी कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 31 दीनानाथ कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देवासुर कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। देव और असुर दोनों है तो द्वंद्व समास है। क्वेश्चन 33 स्वपरिवार ये कौन सा? तो बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन 34 देशांतर कर्मधारय समास है। क्वेश्चन 35 चौराहा कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। चौराहा यहाँ पे नंबर शो कर रहा है 4 रास्ता वाला। क्वेश्चन 36 त्रिफलाभी द्विगु समास है। क्वेश्चन 37 विद्यार्थी कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 38 सुपुरुष कौन सा है? तो कर्मधारय समास है।
क्वेश्चन 39 तन मन धन, ये है द्वंद्व समास। क्वेश्चन 40 लंबोदर बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन 41 है दसमुख बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन 42 पाकिट मार तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 43 पाप पुण्य द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य कौन सा है? द्वंद्व समास है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 44 मुख दर्शन तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 45 हरपन मौला तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 46 विश्वाम्बर विश्वाम्बर ये क्या तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 47 कन्यादान कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 48 हाथों हाथ तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 49 पीताम्बर ये बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 50 है तत्पुरुष समास कौन सा? पद प्राप्ति तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 51 10 है आनंद जिसके अर्थात दशानन रावण कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन 52 चरण कमल कौन सा है? तो बहु कर्मधारय समास है। चरण कमल कौन सा है? तो कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 53 घुड़सवार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 54 गर्भ शून्य शब्द कौन सा समास है? तो करण तत्पुरुष है। क्वेश्चन 55 चौराहा कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे नंबर शो कर रहा है तो ये द्विगु समास हो गया। क्वेश्चन 56 रसगुल्ला कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। रसगुल्ला जो है तत्पुरुष समास है। 57 में निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों होते हैं? तो जलोष्मा जो है समास और संधि दोनों है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं आगे 58 अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा दूसरा पद प्रधान होता है? अधिकरण तत्पुरुष में। क्वेश्चन 49 राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 60 है शताब्दी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। क्वेश्चन 61 अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा? तो भरपेट जो अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन 62 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? तो प्रतिदिन जो अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन 63 जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेष से विशेषण का संबंध भी होता है तो कर्मधारय समास कहलाता है। क्वेश्चन 64 निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो नीलोत्पलन ये जो है कर्मधारय समास है। चलिए क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन 65 है समसामयिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। क्वेश्चन 66 समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद हैं। क्वेश्चन 67 जिस समास में पहला पद प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 68 जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। प्रथम पद प्रधान हो तो उसे कहते हैं अव्ययी भाव और दूसरा पद अगर प्रधान हो तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। क्वेश्चन 67 जब समसामयिकी शब्द का समासिक शब्द का कोई पद प्रधान न हो तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 70 यथार्थ में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 71 एकाएक में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन 72 हिंदी में तत्पुरुष कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में तत्पुरुष के 2 भेद हैं। क्वेश्चन 73 ग्रंथाकर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। चलिए 74 वली पशु में कौन सा समास है? तो संप्रदान तत्पुरुष है। क्वेश्चन 74 शब्दातीत शब्द के अतीत में कौन सा है? तो अपादान तत्पुरुष है। क्वेश्चन 76 राजभाषा यानी राजा की भाषा में कौन सा है? तो संबंध तत्पुरुष है। क्वेश्चन 77 रामावली यानी रामों की अवली इसका जो है कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष है। क्वेश्चन 78 धर्मरत में कौन सा समास है? तो अधिकरण तत्पुरुष है। क्वेश्चन जो है 79 है जलद शब्द में कौन सा समास है? तो उपपद तत्पुरुष है। क्वेश्चन 80 अनबन में कौन सा समास है? तो नए समास है। क्वेश्चन 81 चंद्रमुखी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 राजा और रंक में कौन सा? तो द्वंद्व समास है। क्वेश्चन 83 शैलपुत्र में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। 84 हलधर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। चलिए अब क्वेश्चन 85 क्वेश्चन नंबर 85 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 सूतपुत्र में कौन सा समास है? तो ये है बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन 86 श्रमजीवी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 87 चौपाई में कौन सा समास है? तो यहाँ नंबर शो कर रहा है 4
तो इसलिए द्विगु समास है। चलिए क्वेश्चन 88, निर्जन में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 89, रामायण में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 90 है, सपरिवार में कौन सा समास है? तो सपरिवार में बहुब्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 91, देश विदेश में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ पर देश और विदेश लगा सकते हैं। क्वेश्चन 92, आ जन्म में कौन सा समास है? तो कर्मधारय है। क्वेश्चन है 93, अकाल प्रीति में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, रातों रात में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन 95 है, रुपया पैसा में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। क्वेश्चन 96, घर घर में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन 97, चिरीमार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 98, मनमाना में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। चलिए अब क्वेश्चन 99, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय समास होता है। विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन 100 है 100, विभक्ति पर आधारित सर्वाधिक भेद किस समास में होता है? तो तत्पुरुष समास में होता है। इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। अगर अच्छा लगा